नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉजिक और रीजनिंग की। प्लेटो को रीजनिंग और लॉजिक का फादर माना जाता है क्योंकि उन्होंने इसको सबसे पहले फॉर्मलाइज किया था। प्लेटो कहते हैं कि आत्मा तीन प्रकार की होती है, एक रैशनल आत्मा, एक स्पिरिटेड और तीसरी एपेटाइटिव। रैशनल आत्मा वो होती है जो लॉजिक से चलती है और स्पिरिटेड जो आत्मा होती है वो जज्बे, क्रोध और इन सब चीज़ों से चलती है, और एपेटाइटिव आत्मा होती है वो भूख, कंफर्ट, इन सब चीज़ों से चलती है। वो ये कहते हैं ये एक ही इंसान के आत्मा के तीन अलग अलग भाग हैं। साइंस हालांकि आज इन चीज़ों को नहीं मानता है, लेकिन ये तीन जो बाइफर्केशन है इनको वो बहुत अच्छे से मानता है। साइंस ये समझता है कि ये सब चीज़ें एक्चुअल में इंसान को ड्राइव करती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें कि हम अगर डाइटिंग पे चल रहे हैं और हमको इच्छा हो रही है कि पिज़्ज़ा खाना है, तो आपकी जो रैशनल आत्मा कहेगी कि यार पिज़्ज़ा खाने से मेरी डाइटिंग भंग हो जाएगी या फिर दिक्कत हो जाएगी, मेरे को नहीं खाना चाहिए। आपकी स्पिरिटेड आत्मा कहेगी कि यार मुझे बुरा लगेगा, मुझे वीक फील होगा कि यार मैंने एक डाइटिंग का चैलेंज लिया और मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। एपेटाइटिव आत्मा कहेगी कि यार भूख लग रही है, खा लेना चाहिए और अच्छा लगेगा मेरे को। तो ये अलग अलग पार्ट है अपनी सोल के अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो प्लेटो कहते हैं कि इंसान वो है जिसकी रैशनल आत्मा उनकी बाकी दो आत्माओं को कंट्रोल करती है। उसके बाद हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं। तो आज हम तीन टाइप की रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक आती है इंडक्टिव रीजनिंग, एक डिडक्टिव रीजनिंग, एक अबडक्टिव रीजनिंग। तो सबसे पहले हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? उसमें प्रेमिस और कंक्लूजन, जैसे मतलब कोई एक स्पेसिफिक प्रेमिस होता है, फिर दूसरा प्रेमिस होता है, उससे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ये क्या करती है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उस एग्जिस्टिंग नॉलेज से हम किसी डिडक्शन पे पहुंचते हैं। एक जनरलाइज केस को हम स्पेसिफिक जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखें कि सारे इंसान नश्वर हैं, अरुण एक इंसान है तो अरुण भी नश्वर है। इस केस में हमारा जो कंक्लूजन है वो बाकी दो प्रीमिस से निकल के आ रहा है। बाकी दो तर्क यदि सत्य हैं तो तीसरा कंक्लूजन सत्य है। यहाँ पे हम ये जानते हैं कि इंसान सारे नश्वर होते हैं। दूसरा प्रेमिस है अरुण भी एक इंसान, हम ये भी जानते हैं। तो ये कंक्लूजन कभी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी आर्ग्यूमेंट इनवैलिड भी हो सकते हैं। मतलब वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट को पहचानना हमको बहुत आवश्यक होता है। जैसे इनवैलिड आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि बारिश होती है तो सड़क गीली हो जाती है, सड़क बाहर गीली है इसका मतलब बारिश हुई है। ये एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि बाहर बारिश होने से सड़क गीली होती है, लेकिन सड़क गीली होने का एक ही कारण नहीं है कि वो बारिश की वजह से ही हो। सड़क गीली पानी गिरने की वजह से भी हो सकती है, किसी ने वहाँ से पाइप लगा के पानी गिरा दिया उससे भी हो सकती है। तो आप ये डेफिनेटिवली नहीं कह सकते कि सड़क गीली है तो बारिश हुई ही होगी। तो ये एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। इसी में एक और प्रॉब्लम आती है क्योंकि क्या होता है, जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंटेशन स्टाइल होती है ये आपका प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होती है, ये कोई नया ज्ञान नहीं प्रदान करती। तो इसकी वजह से कभी कभी ये दिक्कत भी होती है कि आर्ग्यूमेंट आपका वैलिड है लेकिन वो साउंड नहीं है। मतलब वैलिडिटी और साउंडनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। वैलिडिटी मतलब अगर आपके दोनों कंक्लूजन से दोनों प्रेमिस से आपका तीसरा कंक्लूजन निकल रहा है तो वो वैलिड है, लेकिन आपके प्रेमिस ही गलत हो गए तो उससे आपके जो आर्ग्यूमेंट है वो पूरा साउंड नहीं रहेगा। जैसे इसको डेली लाइफ में हम देखते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े बूढ़े लोग बार बार कहते हैं कि आज मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब बारिश होगी। तो उसको अगर हम आर्ग्यूमेंटेशन के फॉर्म में लेके आए तो इसको सिलिजिज्म बोलते हैं जनरली। तो जब भी मेरे जोड़ों में दर्द होता है तब बारिश होती है, आज मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है इसका मतलब बारिश होगी। ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है, मतलब इसके प्रीमिस से कंक्लूजन वैलिड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये साउंड है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जोड़ों में दर्द होने से बारिश हो ही हो। तो ये जो आपका पहला प्रीमिस है वो गलत है। यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट एज ए स्ट्रक्चर ये वैलिड आर्गुमेंट है, लेकिन इसका जो एक प्रीमिस है, एक तर्क है, वही अपने आप में गलत है।
तो डिडक्शन की ताकत क्या होती है, जो मैथ्स होती है, जो कंप्यूटर साइंस होती है, कोर्ट के अंदर में जो कानूनी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो डिडक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। लेकिन इसकी लिमिट ये है कि इसका कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, जो एग्जिस्टिंग ज्ञान है हम उसी से नए नए डिडक्शंस करते रहते हैं। और इसमें एक और चैलेंज ये आता है कि साउंडनेस को चेक करना अपने आप में बहुत ही ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि आप कैसे जानोगे कि कोई प्रीमिस सही है कि नहीं है, उसका इसकी बाउंड्री के अंदर में वो नहीं आता कि वो प्रीमिस सही है कि नहीं है। दूसरा एक आता है इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग की बात करेंगे तो हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं। ये जो रीजनिंग होती है ये प्रोबेबिलिटी बताती है, ये सर्टेन नहीं है। आपने जो डिडक्टिव रीजनिंग में देखा कि अगर प्रेमिस सही है तो ये 100% सर्टेनिटी है कि उसका कंक्लूजन सही ही होगा। प्रीमिस गलत हो सकते हैं, उसके पुराने तर्क गलत हो सकते हैं, लेकिन ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है यहाँ पे आपके प्रीमिस अगर सही भी हैं तो कंक्लूजन गलत फिर भी हो सकता है। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताता है। और इसका सामान्य सा एग्जांपल आप देखेंगे कि मैंने लगातार सूरज को पूरब से उगते हुए देखा है, तो कल भी सूरज पूरब से ही उगेगा। अब ये इंडक्टिव रीजनिंग है, मतलब हमने इतने सालों से जो होते हुए देखा है हम उसके बेसिस पे इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम ये डेफिनेटली नहीं जानते कि सूरज कल भी पूरब से ही उगेगा, हो सकता है सूरज कल पश्चिम से उगे या दक्षिण से उगे, हम ये कह नहीं सकते कि वो पूरब से ही उगेगा। लेकिन हमको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हमने एक ये फैक्ट बनाया हुआ है कि सूरज पूरब से ही उगता है। ये रीजनेबल है लेकिन गारंटीड नहीं है, ये डिफरेंस आपको इसमें समझना पड़ेगा। जैसे इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, पहले लोगों को लगता था कि हंस हमेशा ही सफ़ेद होते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा सफ़ेद हंस ही देखे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि हंस काले भी होते हैं क्योंकि काले हंस की खोज हो गई कहीं एक जगह पे। तो सालों से जो एक फैक्ट बना हुआ था कि हंस सफ़ेद ही होते हैं वो चेंज हो गया, वो चैलेंज हो गया उसको और वो गलत सिद्ध हो गया। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे गलत साबित हो गई। तो ये साइंस आपकी इंडक्टिव रीजनिंग पे टिकी होती है, जितने भी साइंटिफिक मेथड है वो सारे इंडक्टिव रीजनिंग पे टिके होते हैं। जैसे पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, और अगर टेस्टिंग में वो बार बार रिपीट होता है एक्सपेरिमेंट तो वो सही हो जाता है। जैसे हम जैसे डोलो लेते हैं, बुखार होती है डोलो लेते हैं, हमने इतने सालों से देखा है कि डोलो लेने से बुखार ठीक होती है क्योंकि पैरासीटामोल बुखार ठीक करता है, तो ये सही है, हम इसको इसे सत्य मान के चलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल जो आपको बुखार होगा उस टाइप का बुखार आपको डोलो लेने से सही होगा। तो ये एक इंडक्टिव रीजनिंग है। लेकिन इसके साथ में डेविड ह्यूम ने जो बताया कि वो एक प्रॉब्लम है कि हम लोग मान के चलते हैं कि पास्ट जैसा था फ्यूचर भी वैसा होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्यूचर ऐसा ही हो। और इसके साथ यही दिक्कतें आती है, जैसे मैंने ब्लैक स्वान प्रॉब्लम बताई, जो एक हंस जो है काला निकल गया तो वो प्रॉब्लम हो गई। फिर कन्फर्मेशन बायस भी हो जाता है, कुछ लोगों को लगता है कि वो जो ऐसा सोचते हैं वैसा ही होगा, तो ये भी एक इसके साथ प्रॉब्लम है। और ओवर जनरलाइजेशन की प्रॉब्लम है, मतलब 4 जगहों पे कोई चीज़ अप्लाई होती है उसको 500 जगहों पे अचानक से अप्लाई कर देना, यह ओवर जनरलाइजेशन है। हो सकता है 4 जगहों पे अप्लाई हो लेकिन 5वीं जगह पे अप्लाई ना हो। इसमें एक फेमस आर्ग्यूमेंट आता है, गुडमैन करके एक फिलोसोफर है, उन्होंने ग्रू करके एक आर्ग्यूमेंट दिया था और वो बहुत ही अच्छे से इस आर्ग्यूमेंटेशन इंडक्टिव रीजनिंग की लिमिट समझाता है। जैसे ग्रू वो ये बोलते हैं एमराल्ड करके जो एक स्टोन है वो हमेशा ग्रीन कलर का रहता है, लेकिन उन्होंने एक नया आर्टिफिशियल स्टोन डिफाइन किया कि एक ग्रू करके ऐसा स्टोन होता है जो हमेशा ग्रीन रहता है, कल वो नीला हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो सारे एमराल्ड ग्रू होते हैं, क्योंकि आज तक एमराल्ड ग्रीन है, क्योंकि ग्रू भी आज तक ग्रीन है। ग्रू कल बनेगा, ग्रू कल ब्लू होगा, तो आप एमराल्ड को ग्रू भी कह सकते हो। इसमें कोई लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी नहीं है, लॉजिकली ये दोनों ही चीज़ है, एमराल्ड भी ग्रू है। और ऐसे अनेकों अनेक एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये नहीं मानेंगे, हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं एमराल्ड तो एमराल्ड, ये आज ग्रीन है तो वो कल भी ग्रीन ही रहेगा। लेकिन ये सिर्फ हमारे इंडक्टिव रीजनिंग है कि वो कल ग्रीन रहेगा, हो सकता है कल वो ब्लू हो जाए। तो यही प्रॉब्लम है इंडक्टिव रीजनिंग के साथ में कि हमारे दोनों ही कंक्लूजन सही है इस केस में। कल वो ग्रू भी है, हो सकता है कल वो ब्लू हो जाए, हम थोड़ी जानते हैं। लेकिन यही गुडमैन यहाँ पे बोलते हैं कि इसमें सिर्फ आपका आर्गुमेंटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, आपकी लैंग्वेज और पास्ट एक्सपीरियंसेस भी मैटर करते हैं कि आप कैसे इसको
लेते हो। जैसे साइंस भी एक अपने आप में इसी तरह से वर्क करता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस बार बार चीज़ें टेस्ट करने के बाद आप उसको सत्य मानते हो। और आप ये चीज़ बार बार देखेंगे बहुत सारे आर्गुमेंटेशन में, बहुत सारी डिबेट्स के अंदर में साइंटिफिक प्रूफ की बात होती है। कई बार इंटरलोक्यूटर, जैसे आपस में जो लोग डिबेट करते हैं उनको इंटरलोक्यूटर कहते हैं, वो लोग साइंटिफिक प्रूफ मांगते हैं। कुछ लोग साइंटिफिक प्रूफ मांगते हैं, कुछ ये वर्ड बहुत बार यूज होता है कि साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़, साइंटिफिकली प्रूफ है, साइंटिफिक। और ये चीज़ वो लोग ज़्यादा बोलते हैं जिनको साइंटिफिक प्रूफ की डेफिनेशन नहीं पता होती है। जैसे आपको मैं एक क्लासिक एग्जांपल बता दूं, सुधांशु त्रिवेदी जी बार बार साइंटिफिक प्रूफ का बात करते हैं, लेकिन साइंटिफिक प्रूफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। प्रूफ होता है वो डेफिनेटिव होता है। प्रूफ हमेशा मैथमेटिक्स में होता है जो हम डिडक्टिव लॉजिक से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंडक्टिव लॉजिक में प्रूफ नहीं होता है। बियॉन्ड सर्टेनिटी आप ये बोल सकते हैं कि भाई इतना ज़्यादा टेस्टेड है कि हम मतलब ये 99.99% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन वो 100% प्रूफ नहीं है, वो प्रूवन है बियॉन्ड द डाउट। तो वो इंडक्टिव रीजनिंग से निकल के आता है। अब तीसरी बात करते हैं एब्डक्टिव रीजनिंग। एब्डक्टिव रीजनिंग होती है, वो ये कहती है कि जो एक्सप्लेनेशन हमको सबसे ज़्यादा सही लगती है ना, वो चीज़ हमको सच माननी पड़ती है, भले ही चाहे वो कितना ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, वो हमको कितना ही इम्पॉसिबल लगे, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन सबसे सही लगती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देखेंगे कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम को वो बोलते हैं कि स्पेस टाइम कर्वेचर होता है। सारे अब तक के जितने प्रूफ है वो हमको यही समझाते हैं, हालांकि वो इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर में भी के अंदर आता है कि भाई प्रूफ मिल रहे हैं हमको, लेकिन आप देखेंगे तो वो उसकी सबसे प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन वो हमको ऐसा लगती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, स्पेस टाइम सिंगल कैसे हो सकता है। जैसे एब्डक्टिव रीजनिंग का एक एग्जांपल है कि लॉन बाहर में गीला है, आप बाहर गए, लॉन गीला है, तो हो सकता है रात को बारिश हुई होगी। तो ये हम उससे कंक्लूजन निकाल रहे हैं, एब्डक्टिव रीजनिंग से कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि यार इस टाइम पे बारिश ही हुई होगी। या फिर हम ये सर्दियों में देखेंगे तो हम ये बोलेंगे कि रात को ओस पड़ी है इसलिए लॉन गीला है। तो वो सबसे प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है उसकी, वो सबसे ज़्यादा सटीक एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हम उसको मानते हैं। अब अगर इस चीज़ को आप देखेंगे तो ये डिटेक्टिव वगैरह जो लोग हैं या फिर जो लॉ के अंदर में बात होती है, तो मैंने जो पीछे इंडक्टिव रीजनिंग में आपको डिडक्टिव रीजनिंग में बताया था, वो लॉ के ऊपर डिस्कशन जो होते हैं वो डिडक्टिव होते हैं, जिसमें कि भाई इस लॉ में ये लिखा हुआ है उसके डिडक्शन से ये निकालते हैं। लेकिन जो उसके सबूत जो होते हैं वो एब्डक्टिव रीजनिंग के अंदर में आते हैं। जैसे आपने CID देखा होगा, अदालत देखा होगा, उसमें वो सारी चीज़ें प्रूफ इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वो उन प्रूफ के बेसिस पे जो सबसे प्लॉजिबल लगता है उसको वो दोषी करार देते हैं। तो वो आपकी एब्डक्टिव रीजनिंग होती है। जैसे साइंस के अंदर में भी एब्डक्टिव रीजनिंग यूज होती है। जैसे फॉसिल्स जिस तरह से मिलते हैं उसके बेसिस पे हम लोग इवोल्यूशनरी थ्योरी को सही मानते हैं, क्योंकि वो एब्डक्टिव रीजनिंग है कि जितने भी फॉसिल्स इकट्ठे किए टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर और फिर DNA बेस्ड की जितने प्रूफ्स है सबको मिला के हम सबसे प्लॉजिबल मानते हैं कि ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सही है। इसमें एक ऑकम्स रेजर होता है कि जो एक्सप्लेनेशन सबसे इजी है, सबसे सरल व्याख्या है, वही हमको सबसे प्लॉजिबल माननी चाहिए। इसके लिमिटेशन ये है कि इसमें ये गलत हो सकता है, इसमें बायसेस हो सकते हैं, लेकिन ये अपने आप की में इसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन एब्डक्टिव रीजनिंग हम इसमें बार बार यूज़ ज़रूर करते हैं और ये बहुत ही अच्छा टूल है फिलोसफी के अंदर में, और इन जनरल भी हम डेली भी यूज़ करते हैं इस चीज़ को। बाकी यही पॉइंट है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं लॉजिकल हूँ, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते लॉजिकल है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोग एब्डक्टिव रीजनिंग को सर्टेनिटी मान लेते हैं कि जैसे एकदम कि 100% श्योर है, या फिर इंडक्टिव रीजनिंग जो साइंस बेस्ड रीजनिंग है उसको प्रूफ बोलते हैं। प्रूफ नहीं है वो बियॉन्ड डाउट एक सर्टेनिटी है कि हाँ हम ये मानते हैं। जैसे सूरज पिछले इतने हजारों सालों से पूरब से उगा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सूरज पूरब से ही उगता है। वो प्रूफ नहीं है, वो प्रूवन फैक्ट है लाइफ का, लेकिन वो इंडक्टिव रीजनिंग से आया है, इसलिए उसको 100% सर्टेनिटी से प्रूफ नहीं कह सकते, वो साइंटिफिक प्रूफ नहीं कह सकते। और ये चीज़ लोग बार बार गलती करते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको रीजनिंग के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपके कोई और सजेशंस है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको कोई चीज़ जो है जो नहीं समझ में आई वो भी कमेंट करके पूछिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में।